जेईई एडवांस को टॉप करना, टॉप 10 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस जर्नी में अब जो ये सक्सेस आपने हासिल की, इसे कैसे प्रोसेस कर रहे हो या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इतनी कम एज में? जब कोई इतनी बड़ी खुशी आपको मिलती है, तो कैसे एन्जॉय करना चाहिए? मैं वैसे ये गलती काफ़ी कर रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री में कम आए तो केमिस्ट्री पढ़ने लग गया पूरा 2 हफ्ते। उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो टेस्ट है उसमें पता चला मैथ्स और फिज़िक्स में खराब आ गया। स्टूडेंट्स क्लास में पूरे टाइम क्या पढ़ते रहते हैं या थोड़ा बहुत फन चलता रहता है? जैसे जेईई की जर्नी में हमें लगता है कि पूरा टाइम एक तो मैथ्स जिससे हर कोई डरता है ना? इतने कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी बच्चे बोलते हैं बहुत होते हैं, इतने फॉर्मूलाज को याद करना, फिर फिजिक्स से इतने सारी चीज़ें, फिर केमिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल है। मैंने सर से ऐसे ही एक डाउट पूछ लिया था कि कुछ कर रहा था मैं ऐसे तो एक डाउट पूछ लिया। मेरे पीछे जो बैठा था वो बहुत जल्दी से आया कि ये तो मुझे करना है। दुखी हो जाता हूँ और घर पे किसी से बात नहीं कर रहा और कोई कुछ बोलना चाहे तो गुस्सा हो जा रहा हूँ। मतलब 2-3 दिन वो चलता है। उसके बाद मैं वापस सोचा उसके बारे में कि क्या दिक्कत हुई थी? क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया था? जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और हर तरफ स्टूडेंट्स में सेलिब्रेशन का माहौल है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं, जहां मैं हर बार आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी लेकर आती हूं जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो काफ़ी हंसते मुस्कुराते अपनी जर्नी में अपनी मेहनत और अपनी कंसिस्टेंसी से जेईई एडवांस को टॉप करके दिखाया है। तो चलिए वेलकम करती हूँ मैं दर्श का। दर्श, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ स्टूडियो में आके। पहले का काफ़ी इंटरव्यू वगैरह देखे हैं मैंने इधर पर कभी ओके। लगा नहीं था मेरा खुद का होगा। आपने जेईई एडवांस इतने अच्छे नंबर्स के साथ टॉप किया है और वाक़ई फैमिली में अभी कैसा माहौल है मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी की चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि उसके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। डेफ़िनेटली सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमने साथ में ही चेक किया था, मैंने, मम्मा और पापा ने। उसके बाद फिर हमने हमारी छोटी बहन को बताया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मम्मा ने उसे कुछ पता नहीं क्या बात करी थी कि उसे कुछ प्राइज़ मिलेगा अगर मेरी अच्छी रैंक आ जाती है तो। तो ओके, वो रिवॉर्ड क्या है? क्या मिलने वाला है, पता चला? नहीं, मुझे नहीं बताते वो लोग। मतलब स्टिल अभी तक सरप्राइज़ ही है। मेरी ओके। बहन को मिल रहा है अवार्ड तो ऐसे ही होता है। अचीवमेंट तुमने हासिल की है और बहन को मिलने वाला है घर रिवॉर्ड। में हमारे ऐसे ही होता है। ओके। उसका भी कोई कॉम्पिटिशन में प्राइज़ आता है तो आइसक्रीम मैं ही खाता हूँ। ओके। चलिए अब आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगी। मम्मी-पापा क्या करते हैं? दोनों डॉक्टर हैं एम्स हॉस्पिटल में। पापा ईएनटी सर्जन हैं और मम्मा न्यूरो एनेस्थीसिया में। ओके। अच्छा, दर्श, हमने देखा है कि नॉर्मली ना फैमिली में जब पेरेंट्स कुछ अच्छा अचीव करने के बाद कर रहे होते हैं तो बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनके लिए वही उनके लाइफ के हीरो होते हैं। और इवन मतलब आपको पता है रिलेटिव्स भी बोलते हैं ना कि लेगेसी को कौन मेंटेन करेगा, और डॉक्टर एक ऐसी जॉब है कि हर कोई चाहता है कि अरे मेरे बच्चे भी डॉक्टर ही बनने चाहिए। कभी आपको ये सुनने को मिला फैमिली में या मम्मी पापा ने बोला हो कि नीट कर लो? मम्मा-पापा ने तो कभी नहीं बोला, मेरा सेकंड से ही डिसाइडेड था कि मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, मुझे मैथ्स करनी है। हुँ। और ऐसे 7th-8th तक आते-आते डिसाइड कर लिया था कि पीसीएम लूँगा मैं। पर रिलेटिव्स का तो होता है, रिलेटिव्स तो आते हैं पूछते हैं कि हुँ। मेडिकल क्यों नहीं किया? तो मैं यही बोलता हूँ कि मैथ्स में इंटरेस्ट था हमेशा से और इंजीनियरिंग वैसे भी फ़ैसिनेटिंग फ़ील्ड लगती है मुझे। ओके। ऊपर से फिर ये भी देखा है कि मम्मा-पापा को कभी भी कॉल आ जाती है, इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है, मुझे नहीं वैसे। कभी रात में जा रहे हैं ना, हुँ। लेट आ रहे हैं। ओके। वो वैसे पहले होता था, पहले तो हुँ। काफ़ी ज़्यादा होता था, जब मैं बहुत छोटा होता था मम्मा की काफ़ी बार नाइट ड्यूटी लगती थी, अब तो वो कम हो गया है काफ़ी। ओके। अच्छा, अब आपकी छोटी बहन है, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? आप उन्हें ज़्यादा तंग करते हो या वो आपको परेशान करती है? हमारा 9 इयर्स का एज गैप है, वो अभी इतना ज़्यादा एज गैप है? 4th क्लास में है, पर लेकिन हुँ। फिर भी हमारा वो कुछ है नहीं, लड़ाई वगैरह खूब होती है, हम एक-दूसरे को काफ़ी तंग करते हैं। ओके। वो आपसे बहुत कुछ ऐसे सीखती है, इंस्पायर्ड होती है कि भैया ने अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ है उसका? नहीं, वो ऐसे नहीं नहीं? सोचती। मतलब मुझे तो वही सोचती है कि ये है, इसे तंग करना है और कुछ नहीं सोचती मैं। ओके। अच्छा, एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट आ गया, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, अब आगे के क्या प्लान्स हैं दर्श के? कॉलेज के लिए एक्साइटेड हो? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? क्या कोई ऐसी टू डू लिस्ट है कि मैं ये करूँगा? क्योंकि 2 साल मैंने टोटली फ़ोकस होकर पढ़ाई करी है। कॉलेज के लिए तो एक्साइटेड डेफ़िनेटली हूँ कि नए लोगों से मिलने को मिलेगा और हुँ।
अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी कॉलेज की। हम्म। और वैसे मैंने कुछ पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ अभी अपने थोड़े मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ। मैं हम्म। सोच रहा हूँ स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि वो जो होगा वैसे देखेंगे उसे। ओके। जब जो होगा उसे एंजॉय करो, ऐसा कुछ। वैसा ही प्लान है कुछ। और मज़े करने के लिए अभी दोस्तों के साथ काफ़ी प्लान वगैरह बनाए तो हैं, पर मतलब वो भी साथ साथ में ही एडजस्ट करते जा रहे हैं। ओके। अच्छा दर्श, आप प्रॉपर दिल्ली से हो? मेरे पेरेंट्स दोनों पंजाब से हैं। हम्म। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। ओके। स्कूल में कैसे स्टूडेंट्स रहे हो? मतलब बैक बेंचर रहे हो या बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो और पढ़ाई के लिए सीरियस वाला स्टूडेंट रहे हो? क्या बहुत मस्ती की है या बहुत डांट खाई है? लाइक कैसा सा आपका एक्सपीरियंस रहा है स्कूल का? मेरा काफ़ी मिक्स एक्सपीरियंस है। मैंने सारी तरह की चीज़ें कर ली। जैसे मैं ओके। वैसे टाइप का बैक बेंचर होता था एसएसटी और इंग्लिश में, तो पीछे बैठ के फिजिक्स कर रहा होता है। ओके। पर मज़े भी खूब करे और पढ़ाई भी खूब करी है स्कूल में। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है स्कूल से। ओके। अच्छा, एलन कब आए आप? कितना समय हो चुका है एलन के साथ? 2 साल से 11th और 12th पूरी पढ़ी एलन से। एलन से पढ़ा है। एलन में कैसा माहौल होता है? फर्स्ट डे याद है क्लासरूम में कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट डे फर्स्ट डे तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे सब लोग। मतलब ऐसा लग रहा था कि इम्प्रेशन बनाना है बहुत अच्छा टीचर पे। अगर इम्प्रेशन नहीं ओके। बना तो पता नहीं क्या होगा। और काफ़ी कंपटीशन था। मुझे याद है कि मैंने सर से ऐसे ही एक डाउट पूछ लिया था कि कुछ रख कर रहा था क्वेश्चन, तो एक डाउट पूछ लिया। मेरे पीछे जो बैठा था वो बहुत जल्दी से आया कि ये तो मुझे करना है। और उसने मतलब वही कि फर्स्ट डे कर दिया सबको वो अपना क्वेश्चन। इम्प्रेशन झाड़ने वाला। ओके, ठीक है। क्या फर्स्ट डे एलन में ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को इंट्रो दे रहे होते हैं या फैकल्टीज अपने बारे में बताते हैं? नई जर्नी में आपको क्या कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कैसा होता है? फर्स्ट डे ये तो थोड़ी बात कर रहे थे कि एडवांस के बारे में कुछ बता रहे थे कि हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, किस कौन सी लड़ाई के लिए हम जा रहे हैं। ओके। पर इस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब स्टार्ट कर दिया था मतलब फर्स्ट चैप्टर सबने। ओके। अच्छा, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, जेईई एडवांस को टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस जर्नी में अब जो ये सक्सेस आपने हासिल की, इसे कैसे प्रोसेस कर रहे हो या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इतनी कम एज में? जब कोई इतनी बड़ी खुशी आपको मिलती है तो कैसे एंजॉय करना चाहिए? मतलब काफ़ी बड़ी अचीवमेंट तो डेफिनेटली लग रही है ऐसा, पर लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कम्प्लीटली मेरा रोल तो डेफिनेटली नहीं था इसमें। मतलब पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से। फैमिली फैमिली का काफ़ी बड़ा रोल है। स्कूल ने भी अर्ली एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करी है। और एलन का तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा रोल रहा है जेई के लिए पढ़ने के लिए। ओके, मतलब आप लक में भी बिलीफ रखते हो? लक लक वाला फैक्टर भी था। ऐसे काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम डे पे मेरे 2-4 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं और ख़राब हो जाती रैंक। पर मतलब डेफ़िनेटली पढ़ाई अच्छी करना, मेहनत अच्छी करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन लक का भी फैक्टर रहता है लास्ट लास्ट में तो। ओके। अच्छा, अभी आपने फ्रेंड्स का नाम लिया। क्या जेईई की जर्नी में आपके कुछ फ्रेंड्स बने यहाँ एलन में? हाँ, डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे लगता है लाइफ़ के एंड तक पक्के वाले दोस्त मेरे एलन वाले फ्रेंड्स ही होने वाले हैं। ओके। क्योंकि मतलब हमारा माइंडसेट काफ़ी सिमिलर रहा है। हुँ। वैसे तो काफ़ी लोग दोस्त बनते हैं, पर लेकिन उतने सिमिलर माइंडसेट के नहीं होते हैं, और फिर ज़्यादा देर चलती नहीं है वो दोस्ती। तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो एलन से? हाँ, काफ़ी नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा है मुझे, अभी इतने दिन बाद एलन की यूनिफ़ॉर्म वापस पहन के। ओके। अ, पूरे 2 साल सेम यूनिफ़ॉर्म में, सेम जर्नी में इतने सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में होते हो, उन सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड हो ही जाता है। वो पीयर ग्रुप, वो फ्रेंड्स एक-दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं थ्रू आउट जर्नी में? और क्या कभी एक रियल कॉम्पिटिशन फ़ील किया आपस में सबने या एक-दूसरे को हेल्प ही कर रहे थे? हेल्प तो कर रहे थे, कंपटीशन बीच बीच में फील होता है, स्पेशली मॉक टेस्ट के बाद हम मार्क्स वगैरह तो कंपेयर करते हैं डेफिनेटली। ओके। पर एक दूसरे की हेल्प भी काफ़ी करते हैं हम। मतलब ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हम ऐसे ही व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे थे किसी क्वेश्चन को, और वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। या फिर व्हाट्सएप पे कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसलिए वो वाली टॉपिक पढ़ी और फाइनली एडवांस में उस टॉपिक का काम आ गया। मतलब डेफिनेटली तो फ़र्क एक-दूसरे से बहुत फ़ायदा कुछ होता है। सीखा है। एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले पढ़ के और किसी किसी से भी बात करे बिना और किसी भी दोस्त बनाए बिना तो
काफ़ी मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना। तो मतलब वो वाला स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं बनना है जो खुद अकेले छुप के पढ़ रहा होता है, जो हमने मूवीज में देखा है। हाँ, वो मूवीज़ वाले स्टूडेंट वैसे तो होते हैं, दिखते हैं वो लोग होते जो हैं, आपकी मूवीज़ क्लासरूम ऐसे में था कोई? ऐसे नाम तो नहीं नहीं लूँगा। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ओके, अच्छा, एक तो आपने कहा कि हेल्प हो जाती है, इसके अलावा कंपटीशन कैसे फील किया आप लोगों ने? जैसे आपने कहा आफ्टर मॉक टेस्ट कि हाँ, आप लोगों में होता होगा कंपटीशन जैसा, किसके कितने मार्क्स आए हैं? हमारा चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहता है। जब कम आते हैं तो डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करके इसको बीट करना है अगले टेस्ट में। और थोड़ा-सा तो सैड भी फ़ील होता है कि कम मार्क्स आने पे, पर वो तो चलता रहता है, मतलब उसे लर्निंग की तरह लेके ही चलता है मॉक टेस्ट के। क्या कभी आपस में एक दूसरे को आप लोगों ने चैलेंज किया है? चैलेंज तो होते रहते हैं। जैसे किसी के साथ मैंने ऐसे बोला था कि अगले 5 जो मॉक टेस्ट है हमारे, वो एक टेनिस मैच है और उसमें जो 3 सेट जीतेगा वो यहाँ का अल्टीमेट विनर है। वो ओके, कॉम्पिटिशन में मैं हार गया था वैसे। तो कौन जीता था, कोई और आपके क्लासरूम में? हुँ। ओके, अच्छा, स्टूडेंट्स क्लास में पूरे टाइम क्या पढ़ते रहते हैं या थोड़ा बहुत फन चलता रहता है? जैसे जेई की जर्नी में हमें लगता है कि पूरा टाइम, एक तो मैथ्स जिससे हर कोई डरता है ना? इतने कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी बच्चे बोलते हैं बहुत होते हैं, इतने फॉर्मूलाज को याद करना, फिर फिजिक्स से इतने सारी चीज़ें, फिर केमिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल है। तो ऐसे में क्या पूरे टाइम पढ़ाकू बच्चों की तरह 17-18 घंटे पढ़ना पड़ता है दर्श, या मतलब थोड़ा रिलैक्स होके भी पढ़ा जा सकता है, जेई एडवांस क्रैक किया जा सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि 15 घंटे पढ़ना पॉसिबल भी है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि 13 घंटे पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं 2 दिन में बर्नआउट हो जाता हूँ। और मतलब मेरा वो ये 10-12 घंटे से ज़्यादा तो नहीं कर पाता मैं, इंक्लूडिंग क्लासेस। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करी है? ऐसे 5 घंटे आफ्टर क्लासेस, तो मतलब 5-6। क्लासेस के बाद में होमवर्क करना ही इनफ होता है? क्या अ, होता है एग्ज़ैक्टली? मैं थोड़ा-सा वैसे टाइप का रहा हूँ कि मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। हर किसी का इनपुट लेता हूँ, उसके बाद फाइनली डिसाइड मैं ही करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मैं अपना होमवर्क करके ही नहीं गया और उसके बाद सर से डाँट खा रहा हूँ कि होमवर्क क्यों नहीं करा। उसके बाद फिर मैं ओके। बोलता हूँ, सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था होमवर्क करने में। ओके, अच्छा, आप कैसे मैनेज करते थे फिर? जैसे अब आप कह ही रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, और शायद हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनका सेम प्रॉब्लम हो, है ना? कुछ होते हैं जो सिटिंग में कंफर्टेबल होते हैं, वो कंटिन्यू बैठ के पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में आप कैसे पीसीएम को मैनेज करते थे? जो वीक चल रहे हैं और जो ज़्यादा क्वेश्चन जिसके गलत हो रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम, और बाकियों को भी ऐसे फ्लो में रखना होता है। हुँ, मैं हुँ। वैसे ये गलती काफ़ी कर रहा था कि मैं एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री में कम आए तो केमिस्ट्री पढ़ने लग गया पूरे 2 हफ्ते। उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो टेस्ट है उसमें पता चला मैथ्स और फिज़िक्स में खराब आ गए, और केमिस्ट्री में तो हमेशा ही खराब आते हैं। आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? मतलब किसको पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? वो मेरा एक्चुअली फिक्स नहीं है, मुझे अपने बराबर टाइप्स लगता है। यूजुअली केमिस्ट्री में जो याद करने वाली चीज़ है वो नीचे रखूँगा, बाकी सब तो इंटरेस्टिंग ही लगता है, ओके, डिपेंड करता है। तो वैसे मेरा तो आधे घंटे में मूड चेंज हो जाता है कि पहले फिज़िक्स अच्छी लग रही थी, फिर मैथ्स लग रही है वैसे। ओके, काफ़ी मिक्स चीज़ें रही है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, मॉक टेस्ट के बाद, मेजर टेस्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को समझ आती है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहो उन स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो शायद अवॉइड करते हैं जब उनका मार्क्स कम हो जाते हैं मॉक टेस्ट में, और उनको अब लगता है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टेस्ट नहीं देना है। क्या ऐसा भी कोई माइंडसेट होता है स्टूडेंट का, और आपने कभी स्किप किया है टेस्ट देना जस्ट बिकॉज़ कि आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम ना आ जाएँ? एक एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैं करना चाह रहा हूँ स्किप करना, उसके बाद लेकिन मेरे पापा ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, टेस्ट तो दे आओ। हुँ। चाहे अच्छा स्कोर करना है, अगर टारगेट से नहीं, बस सीखने के टारगेट से, तो तब मैं अपना बस माइंडसेट चेंज करके टेस्ट देने चला जाता हूँ। कभी-कभी अच्छा हो भी जाता है, कभी-कभी नहीं होता। पर लेकिन मॉक टेस्ट को हमेशा लर्निंग की तरह लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दर्श, आपने ओलंपियाड्स भी दिए हैं? ओलंपियाड में पार्टिसिपेट तो किया था, पर मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा खुद को। एस्ट्रोनॉमी की कैंप में क्वालिफ़ाई हो गया था मैं 11th के एंड में, और ओके। इस साल भी आईएनओ क्लियर हो गया था। और फिज़िक्स में सेकंड स्टेज तक पहुँचा हुआ हूँ, पर सेकंड स्टेज कभी क्लियर नहीं हुआ, और केमिस्ट्री में भी एक बार सेकंड स्टेज तक पहुँचा। ओके, मतलब ओलंपियाड्स दिए हैं, पर जैसे कि आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पे गए नहीं हो, इंटरनेशनल फाइनल कभी नहीं में पहुँचा। सेलेक्ट नहीं हो पाए। अच्छा दर्श, एक स्टूडेंट ना अपना हार्ड वर्क अपनी तरफ से तो पूरा ही कर रहा होता है। आपने कहा कि अभी आपने ओलंपियाड्स दिए हैं, जेईई एडवांस में इतना अच्छा स्कोर किया, मेंस का भी रिजल्ट मैं जानना चाहूँगी क्या है? मेन में 285 मार्क्स आए थे सेशन 2 में, और रैंक 53 थी।
दर्श कभी आपने लाइफ में फेलियर फेस किया है और एक स्टूडेंट को अपने फेलियर से कैसे सीखना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो मेरे जो भी फेलियर्स थे मैंने उन्हें अच्छे से नहीं डील किया था, मतलब बस जाके दुखी हो जाता हूँ और घर पे ही किसी से बात नहीं कर रहा, और कोई कुछ बोलना चाहे तो गुस्सा हो जा रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन वो चलता है। उसके बाद मैं अ, वापस सोचा उसके बारे में कि क्या दिक्कत हुई थी, क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया था। काफ़ी बार तो ये आंसर होता है कि मैं पेपर टफ देखा और मैं उस बात से पैनिक कर गया कि मेरे से हो नहीं रहा। हुँ, बाद में बात करी तो किसी से नहीं हो रहा था, पर लेकिन फिर मैं पैनिक के चक्कर में जो 2-3 क्वेश्चन कर सकता था वो भी नहीं करे, इसलिए नुकसान हो जाता है। तो डेफ़िनेटली एक बार अगर कोई कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते तो एक बार ये देखना चाहिए कि उसमें कोई टॉपिक में वीकनेस थी या क्या था, या बस पैनिक कर गए थे, या एनालाइज़ करना काफ़ी हेल्पफुल होता है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ओके। अच्छा दर्श आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जेईई मेंस का कैसा था? सेशन 1 और उसके बाद सेशन 2 भी आपने दिया है। मेरा सेशन 1 तो मॉर्निंग शिफ्ट में था, और थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर दूर था, मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस था घर से। तो ओके, कहाँ कहाँ पे? मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ और नोएडा में था एग्ज़ाम मेरा। ओके, तो वहाँ जाने के लिए मतलब ऐसे 5:30 बजे के आस-पास उठना पड़ा था। मुझे आदत नहीं है उतना जल्दी बहुत उठने की। जल्दी उठने की, ओके। तो फिर बहुत जल्दी-जल्दी में तो था थोड़ा, और थोड़ा-सा पैनिक टाइप की स्टेट में पहुँचा था, और सबकॉन्शियस पैनिक में ही थोड़ा बहुत मैंने एग्ज़ाम दिया था और सिली मिस्टेक्स कर दी थी थोड़ी बहुत। सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेन डे के दिन। जैसे आपने कहा कि सेशन 1 में गलतियाँ हो गई थी, फिर उसे सेशन 2 में कैसे सुधारा आपने? सेशन 2 में एक तो ये चीज़ थी कि अब मुझे पता है कि सेशन 1 में मेरा उतना अच्छा तो नहीं गया जितना जा सकता है, पर लेकिन अ, काफ़ी अच्छा तो हो गया था फिर हुँ, भी। मतलब ऐसे शायद टॉप 200 रैंक फिर भी आ जाती। हुँ, पर मतलब फिर सोचा कि ठीक है, सेशन 2 तो एक चिल एग्ज़ाम है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आराम से बस देने चला गया और अपना बेस्ट करके आ पाया। फिर मैंने लेकिन एडवांस में रियलाइज़ किया कि एडवांस थोड़ा हाई प्रेशर होगा, मेंस 1 की तरह होगा थोड़ा। तो उसके लिए मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करी कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है एडवांस का, और किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है दोनों पेपर्स के बीच में। तो मतलब बस अपने पैनिक को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, और ज़्यादा पैनिक नहीं करा फिर मैंने फाइनली एडवांस में। ओके। तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आपके हाथ में मतलब आपके सामने जब पेपर है, आप जब क्वेश्चंस देख रहे हो, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेपर ऑर्डर आपने डिसाइड किया हुआ था जिसकी आपको आदत आदत है, मॉक टेस्ट में वही कर रहे हो, मेजर टेस्ट में वही कर रहे हो, लेकिन आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने पेपर ऑर्डर चेंज कर दिया हो कि चलो पहले मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है? मैं एडवांस के लिए वही कर रहा था, केमिस्ट्री पहले, फिर मैथ्स और लास्ट में फिज़िक्स। पर एक्चुअल एग्ज़ाम जब आया, मैंने पेपर 1 में वो करना स्टार्ट किया, फिर मैं केमिस्ट्री में थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा टाइम खा रहा है, तो मैं जल्दी मैथ्स में स्विच कर गया और ओके, थोड़ा मिक्स कर के करा पेपर 1 को। पेपर 2 में मैंने पहले मैथ्स से स्टार्ट किया और मैथ्स, केमिस्ट्री एक साथ खत्म करी और लास्ट में फिज़िक्स करा। तो मतलब थोड़ा तो पेपर को देख के एडजस्ट करा था। एक्चुअल एडवांस में फिज़िक्स थोड़ी-सी टफ़र आई थी बाकी हुँ। दोनों से, तो उस हिसाब से एडजस्ट करा था। लेकिन दर्श कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं और हमने सुना भी है कि बोलते हैं कि हमें आदत नहीं थी उस पेपर ऑर्डर की। मतलब आपको एक एक एडजस्टमेंट हो जाता है ना कि मुझे आदत है मैं सबसे पहले केमिस्ट्री ही सॉल्व करता हूँ या मैं सबसे पहले मैथ्स करता हूँ। और ऐसे में आपने वो सिचुएशन समझते हुए वो किया। क्या वो आपके लिए वर्क किया? मतलब सिचुएशन समझ के एडजस्ट करने की भी काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी मॉक टेस्ट में, कि ओके, मॉक टेस्ट में भी कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई जो यूजुअली पहले करता हूँ वो लेंदी आ गया तो चेंज करना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है उसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, वो सबकॉन्शियस ही था, मतलब ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं करना पड़ रहा था। ओके मॉक टेस्ट मतलब बहुत हेल्प करते हैं। मॉक टेस्ट डेफिनिटली काफ़ी देने चाहिए। ओके। अच्छा एलन क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस है? कैसा माहौल होता है? फैकल्टी से क्या कैसा वाला बॉन्ड है आपका? क्या बहुत डाँट खाई है दर्श ने या हमेशा दर्श को शाबाशी ही मिली है? डाँट तो पड़ती रहती है, मतलब शाबाशी से तो डेफिनेटली ज़्यादा डाँट ही पड़ी है, ओके। क्योंकि मैं करता भी हूँ ऐसी वाली चीज़ें, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो डाँट पड़ जाती है। फिज़िक्स में कभी-कभी मैं कुछ बहुत अजीब-सी थ्योरी बना के ओवरथिंक करके कुछ गलत आंसर बता देता हूँ, फिर मुझे बहुत डाँट पड़ती है। तो वैसे तो चलता रहता है, पर मतलब अगर अच्छे मार्क्स आते थे किसी मॉक टेस्ट वगैरह में तो सर खुश भी रहते थे। ओके, बैकलॉग रहा है कभी आपका इस जर्नी में? और अगर रहा है तो आपने उसे कैसे डील किया? कैसे कवर अप किया? क्योंकि कई स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि मेरा तो पूरा साल ही निकल गया या पूरी जर्नी खत्म हो गई बट स्टिल मेरा बैकलॉग तो मेरे से कवर नहीं हुआ। अब मैं किन वजह से रह जाता है बैकलॉग? क्लास
मिस किस वजह से हो जाती है या कैसे होता है? मैं क्लास मिस तो 2 टाइम ही करी थी, मतलब एक बार 2 क्लास मिस की थी, एक बार शायद 4 क्लास मिस करी थी। एक बार मैं ऐसे ही साल के स्टार्टिंग में थोड़ा घूमने चला गया था 11th में? 11th में। ओके। पर लेकिन तब कुछ ज़्यादा बैकलॉग नहीं मिला था, मैं वहाँ गया हुआ था और फिर मैं अपने होटल में ही रह रहा था, वहाँ पे अपने दोस्तों से नोट्स मंगवा लिए और वो पढ़ लिए थे, तो कर लिया मतलब था। ट्रिप पे भी पढ़ाई करी आपने? हाँ, मतलब पर ओके, और उसके बाद? और उसके बाद एक बार एस्ट्रो कैंप जब गया था, उस टाइम पे थोड़ा-सा बैकलॉग बना था। वो फैकल्टीज़ काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने कवर अप करवा दिया था। ओके। अच्छा, एलन का स्टडी मटेरियल क्या इनफ होता है? मतलब जैसे कई बार क्या ऐसा तो नहीं लगा कि ये मुझे और बुक्स पढ़नी चाहिए, कोई मुझे अच्छी बुक्स अगर सजेस्ट कर दे तो मैं वो पढ़ लूँ, या जितनी स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है वो तुम्हें लग रहा है कि मोर देन इनफ है? 11th में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी रेफरेंस बुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एलन का मटेरियल तो हर कोई कर रहा होगा, तो रैंक लाने के लिए तो वो कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि एलन का मटेरियल तो इतना ज़्यादा है कि कोई कभी ख़त्म ही नहीं कर सकता उसको, अगर करने मतलब लगे अभी भी तो। स्टिल नहीं हुआ है? मेरा थोड़ा बहुत बच गया था लास्ट तक भी, ओके। क्योंकि इतना कुछ था, मतलब आई सब थिंक बहुत कुछ सारी नहीं बुक्स हो पा बीच-बीच रहा। में भी मिलती रहती है ना आप लोगों को? बीच-बीच में भी मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि साल के जो स्टार्टिंग में वही है, लास्ट तक कुछ ना कुछ मिलता पीवाईक्यूज़ रहता करने के है। लिए मिल जाती है, रेसेस आई थिंक मिल जाती है ना, सभी सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल बुक्स आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें तो बीच में मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। रिवीजन के लिए काफ़ी नया-नया मिलता रहता है, तो असाइनमेंट वगैरह सारे लास्ट तक भी नहीं खत्म हो पाए थे मेरे। ओके। स्टार्टिंग में जोश में तो करी थी रेफरेंस बुक्स पर, लेकिन एंड में तो एंड में एलन का आते-आते मटेरियल ही कर रहा था। हो जाता है, ओके। अच्छा, जेईई एडवांस का आपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बता दिया कि पैनिक नहीं किया और इस वजह से आपने अच्छा परफ़ॉर्म भी किया। इसके अलावा अगर मैं ऐसे पूछूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमने देखा है कि जो आपके साथ आपकी क्लास में था, मॉक टेस्ट में वो आपसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, है ना? ऐसा होता है ना नेचुरली, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम हुए, जब रिज़ल्ट आया तो आपको पता चल रहा है कि मुझे लग रहा था ये बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएगा या टॉप करेगा, बट वो आगे पीछे हो जाता है। उसमें क्या मेन चीज़ें रोल प्ले करती है? ऐसे आगे पीछे हमारा मॉक टेस्ट में भी काफ़ी होता रहता है कि आज वाले मॉक टेस्ट में मैं फर्स्ट आया, परसों मेरा कोई और दोस्त आ गया, उसके परसों कोई और आ गया। ऐसा हमारा ऐसा था, दिल्ली में जो टॉप 4-5 था वो फिक्स था, पर उनका ऑर्डर तो चेंज होता रहता था। मतलब आगे पीछे होते रहते थे वही 4-5 स्टूडेंट? और फाइनल एडवांस में भी वही 4-5 लोग हैं टॉप 4-5, पर ओके, ऑर्डर कैसा भी हो जाता है वो तो। ओके। पर कितना अच्छा लग रहा होगा कि हम सब साथ में आगे जाने वाले हैं। ये जी। जो डेज़ थे, जो आपने एलन में जो कोचिंग डेज़ थे आपके, और वो रोज़ सेम ही टी-शर्ट पहन के आना, सेम यूनिफ़ॉर्म में दिखना, सेम जर्नी में होना, सेम बैटल्स फेस करना, सेम चैलेंजेस फेस करना, कितना कुछ सिखाता है और कितना कुछ मिस करने वाले हो। मैं अपने एक दोस्त को कोट कर रहा हूँ कि ये वाली जो यही जर्नी है, उसमें हमने मेन जो चीज़ सीखी है वो है मेहनत करना। तो आगे कभी लाइफ में कुछ भी चैलेंज आएगा जिसमें हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है निकलने के लिए, वो अब हम कर पाएँगे, क्योंकि ये वाली जर्नी ने हमें काफ़ी हेल्प किया है। ओके। इस जर्नी ने डिसिप्लिन में रहना कितना सिखाया? और क्या कभी डिसिप्लिन रूल ब्रेक भी किए कि चलो आज नहीं करता हूँ ये? बस जोश तो मेंटेन करके रखने की कोशिश करता था मैं कि डिसिप्लिन रहना है, हुँ। और अपने ऐसा डिसाइड करता था कि इस टाइम उठना है। पहले तो मैं अलार्म से उठ जाता था, पता नहीं अब मेरे से अलार्म से उठा ही नहीं जाता, तो मम्मा को बोलना ओके। पड़ता है कि इस टाइम उठा दो। तो मम्मा का काफ़ी रोल रहा है, मम्मा हेल्प करती थी कि जब मैं उठना चाह रहा हूँ तब उठा दें, जब मैं सोना चाह रहा हूँ उससे पहले मुझे सोने ना दें, क्योंकि फिर मैं रात को भी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था तो। ओके, अच्छा, वैसे आपने अब छेड़ ही दिया तो मैं पूछ लेती हूँ। आपके दोनों ही पेरेंट्स एम्स में डॉक्टर्स हैं। एम्स कौन नहीं पहुँचना चाहता ना? और ऐसे में जब माता-पिता इतने वेल एजुकेटेड हो तो क्या बच्चे को भी हेल्प मिलती है उनकी जर्नी में? वो किस तरह से गाइड करते थे आपको? उनकी गाइडेंस का काफ़ी रोल रहता था। पापा मुझे मोटिवेटेड रखते थे सारे टाइम कि अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो बोलते थे कि अगली बार इम्प्रूव करना है, अभी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। और मम्मा तो पढ़ने में भी काफ़ी मुझे हेल्प कर रही थी कि अगर कोई याद करने वाली टॉपिक है केमिस्ट्री में, तो फिर मैं बोलता था, मम्मा ये लो ये टेबल है, मेरे से याद नहीं हो रहा, अब मेरे से पूछ-पूछ के याद करा दो। तो जेईई के 2 दिन पहले, मतलब 17th को जेईई था, 15th को मम्मा मेरे से ब्रेवाइस लैटिसेस का टेबल याद करवा रही थी, और ओके। उसके एग्ज़ाम्पल याद नहीं हो रहे थे, तो वो याद कराने में हेल्प कराई। एग्ज़ाम के पिछले दिन तक भी वैसे तो सजेस्टेड यही रहता है कि ना करें पढ़ाई, पर मैं हुँ। मम्मा के साथ बैठा हुआ था और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिवाइज़ कर रहा था।
आया वो क्वेश्चन? नहीं, आना तो नहीं था ओके। ये पता है, पर वो स्ट्रेस को तो स्ट्रेस ओवरकम का, करने के लिए। हाँ। अच्छा, वैसे यहाँ पे फैकल्टीज़ क्या बोलते हैं मोस्टली? मतलब क्या आप लोगों का कैसा रहता है? क्या लास्ट मोमेंट तक पढ़ते ही रहना चाहिए या थोड़ा बहुत ब्रेक नीडेड है जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ रहे हो, वो भी जेईई एडवांस्ड जैसा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ॉस्ट नहीं होना। मतलब अगर एग्ज़ाम के पिछले दिन ही 14 घंटे पढ़ लिया और फिर एग्ज़ाम में थका-थका जाएगा, तब तो एग्ज़ाम डेफ़िनेटली उससे ख़राब होगा। पर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा, जैसे मैंने तो एग्ज़ाम के पिछले दिन ऐसे 4-5 घंटे ही पढ़ा था, और वो भी बस इसलिए क्योंकि मैं ना पढ़ूँ तो मुझे उस बात का स्ट्रेस हो रहा था कि कल एग्ज़ाम है, मैं कुछ पढ़ अब मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं रहा हूँ, ओके। क्या कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चंस याद हैं क्या आपको आदर्श, जो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि इस बार का जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम था, वो अगर आप जज करो लाइक क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? और क्या पीवाईक्यूज़ में भी कुछ आया था? मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मैथ्स में थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू के मॉडिफाइड वर्जन्स थे, तो ओके। वो जल्दी जल्दी कर पाया था। जैसे एक तो मतलब ऐसा भी होता है कि जो पिछले ईयर में आया है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके या ट्विक करके वापस से दे दिया गया है? पिछले ईयर का तो नहीं लगा, पर ऐसे 2018 या 2019 वैसे टाइप के कोई क्वेश्चन उठाए हुए थे। ओके। और जैसे आपने अभी तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, तो बाकियों में किस तरह के क्वेश्चन थे? फिजिक्स में तो मज़ा आ रहा था पेपर करने में। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, पर एलन के स्कोर का जो लेवल होता है फिजिक्स का, उसके कंपैरिजन में तो एडवांस कुछ नहीं था। मतलब एलन का टेस्ट ही है जो सबसे बढ़िया लेवल की फिजिक्स पूछ रहे थे। आई थिंक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि ऐसा लगता है कि कई बार जब मेन डे एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा लगता है कि मज़ा ही नहीं आया पेपर दे के ना, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स को तब मज़ा आता है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए हो ना, तब उनको लगता है कि यार पेपर दे के मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा पेपर आया था। तो वाक़ई हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ जो हैं, वो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से पेपर डिज़ाइन करते हैं। हम्म लास्ट में क्या कुछ प्रिपरेशन जेईई एडवांस के लिए एलन में चल रही थी आप लोगों की? क्या कुछ प्रैक्टिस चल रही थी? किस तरह का हमारा रूटीन चल रहा था? मेनली ऐसा था, टेस्ट हो रहे थे काफ़ी रेगुलर बेसिस पे। मतलब हफ्ते पे 3 हुँ। टेस्ट हो रहे थे, और वही वाले टेस्ट की डिस्कशन कर रहे थे हम फैकल्टीज़ के साथ, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। वो अल्टरनेट था कि एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन वैसे करके। ओके, ताकि आपको घर पे भी रेस्ट करने का मौका मिल जाए, तो ऑनलाइन भी हो जाता था? ऑनलाइन भी चल रही थी हमारी ऑफलाइन वाली क्लासेस में, लेकिन वो मज़ा अलग है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी आई थिंक एनवायरनमेंट होती ऑफलाइन है। क्लासरूम जो स्टूडेंट है ना, उन लोगों को लगता है कि ऑफलाइन बेस्ट है, लेकिन कई बार हम ऑनलाइन वालों से सुनते हैं कि उनको लगता है नहीं, मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन घर पे बैठे रह के मैंने ट्राई करा हुआ है 1-2 हफ्ते, तब मेरी परफॉर्मेंस डाउन ही गई है जब भी मैंने वैसा करा है। मेरे लिए पर्सनली तो ऑफलाइन आने से माइंड फ्रेश हो जाता है और उससे इम्प्रूवमेंट मिलती है। ओके। अच्छा, अब फाइनली सब कुछ अचीव हो गया है। आगे की क्या प्लानिंग्स है? क्या क्या बड़ा गोल है दर्श को, क्या बनना है? जैसे इंजीनियर्स को बड़ा आदत होती है ना, हमने देखा यूपीएससी में ही चले जा रहे हैं। तो क्या दर्श से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में आईएएस? नहीं, वो तो डेफ़िनेटली मेरा नो? इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं है, सिविल ओके। साइंसेज़। बट मैंने इंजीनियरिंग में ही रहना है, पर लेकिन मैंने अभी उतना अच्छे से डिसाइड नहीं किया हुआ है क्या। क्या करना है फिर, मतलब अभी सब्जेक्ट क्या लेने वाले हो? मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, और लोग ऐसा मानते हैं कि लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ कि हर कोई कंप्यूटर लेता है इसलिए लेना है, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। शुरू अ, से? शुरू से नहीं, मतलब 8th टाइम्स में आया था मेरा इंटरेस्ट, और मैं कोडिंग वगैरह कर रहा था। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाके कर रहा था कोडिंग। ओके, तो आपको तो शुरू से था कि मेरे को करना है सीएस। उसके लिए क्या सोचा कि आईआईटी बॉम्बे ही जाना है या कहीं एक थॉट अंदर है कि मैं शायद अब्रॉड जाके पढ़ाई करूँ? अब्रॉड के लिए मैंने अप्लाई तो नहीं किया था क्योंकि मेरा ज़्यादा अचीवमेंट्स बन नहीं पाए थे उतने अब्रॉड करने के लिए। पर ओके। मतलब मेरा छोटे होते ड्रीम तो होता था, पर लेकिन मुझे तो अब आईआईटी बहुत ज़्यादा अपीलिंग चीज़ लगती है। यस, और इतने सारे मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप अपने क्लास से ही लेके जाने वाले हो, हाँ? और वो भी सीएस ब्रांच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो जाते हैं। क्या कभी आपने अपने सीनियर्स को सुन के कुछ सीखा है? जैसे हमने कई जेईई और नीट के स्टूडेंट्स से सुना है कि मैं मेरे किसी ऐसे भैया से अभी भी कनेक्टेड हूँ जिनसे मैं पूछ लेता हूँ, गाइडेंस ले लेता हूँ और वो फ़िलहाल आईआईटी बॉम्बे में हैं। तो ऐसा कुछ आपका रहा है? हाँ, मेरे पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बन गए थे जब मैं एस्ट्रो कैंप में गया था, तो हुँ। वहाँ पे मुझे मिले थे कुछ सीनियर जिनके साथ अभी भी मैं बात करता रहता हूँ एकदम ओके, गाइडेंस लेने के लिए। तो ये चीज़ हेल्प करती है? हेल्पफुल होता है डेफिनेटली। सीनियर्स थोड़े बहुत तो होने चाहिए। ऐसे कुछ जूनियर्स भी हैं जो मेरे से बात करते रहते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वो वाली चीज़ है कि आप किसी से सीख रहे हो, कोई आपसे सीखना चाह रहा है, राइट? हुँ। ओके। अच्छा, ब
एक चीज़ अगर मैं ओलंपियाड के बारे में पूछूँ या इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं जेई नीट की जर्नी में। जैसे कुछ बच्चे हमने देखा है कि टैलेंट टेस्ट भी दे रहे हैं, अदर कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है वो भी दे रहे हैं। ये क्यों देते रहने चाहिए? इससे क्या सीखने को मिलता है या फिर क्या एक्सपोज़र मिलता है अकॉर्डिंग टू यू? इसमें जो मॉक टेस्ट है वो एक अलग चीज़ है, पर लेकिन ये एक्सटर्नली कंडक्टेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे एक्सपोजर मिलता है कि एक्चुअली एग्ज़ाम एनवायरनमेंट कैसे होती है। और जो अगर पैनिक करता है कोई तो रियल पैनिक फील होता है, मॉक टेस्ट में उतना ज़्यादा नहीं फील होता। मॉक टेस्ट में तो लगता है चलो ठीक है, मॉक के मार्क्स कम आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। पर वो वाले एग्जाम में वो थोड़ा रियल प्रेशर फील होता है, तो उसका एक फ़ायदा है। ऊपर से जो 11th-12th के लिए तो नहीं कहूँगा, पर 8th 9th 10th में जो जूनियर्स हैं उन लोगों के लिए तो अभी ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाई करना एक अच्छा तरीका है कि अपने आप को जेई से भी इन्वॉल्व करना है या फिर नीट में, मतलब जिस पे भी जाना चाहते हैं, ओलंपियाड एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है उसके लिए। तो मतलब इस तरह के एग्ज़ाम्स देते रहना चाहिए ना? देते रहना चाहिए। वाक़ई बहुत सारी चीज़ें आपसे हमें आपकी जर्नी के बारे में दर्श जानने को मिली और उम्मीद करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आप अपने सीनियर से सीखते हो, आपके जूनियर्स आपसे सीखेंगे, तो उनको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से अपने बेस्ट वर्ज़न से कुछ निकाल के उन्हें एडवाइस करना चाहो, जो फ़िलहाल 11th में है या नेक्स्ट ईयर जेईई को टारगेट करेंगे? मतलब एक तो अपनी हाँ। डेडिकेशन मेंटेन रखें, और अगर कभी मार्क्स कम आए तो नॉर्मल है वो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब बस हर फेलियर को लर्निंग की तरह, हर सक्सेस को हैप्पीनेस की तरह लेके बस आगे बढ़ते रहें और अपना ओके। बेस्ट दें एग्जाम में। आई थिंक दर्श, जो मुझे आपसे सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिली ना, जितनी भी बातें मैंने आपसे करी है, अगर किसी स्टूडेंट को आपसे मिलने के बाद एडवाइस करना चाहूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को लेते हो ना, बहुत हैप्पी। जैसे आप अधिकतर चीज़ों में, जैसे जो पास्ट में अगर कोई फेलियर भी था या कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, उनको आप बड़े ही मतलब खुश होके याद करते हुए बता रहे हो। तो मतलब इसके पीछे ये एटीट्यूड कैसे आया? क्या ये फैमिली से है कि मम्मी पापा लाइफ में चीज़ों को काफ़ी ऐसे जॉयफुल तरीके से लेते हैं? फैमिली से है डेफिनेटली। मम्मा मुझे काफ़ी बोलती हैं कि अब अगर कुछ खराब हुआ तो या तो उसे भूल जाए या तो उसको बस मजाक बना के ट्रीट कर। ओके। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए दर्श, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो या जो भी आपने सोचा है वो आप अचीव करो, और निश्चित तौर पे ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू सो मच दर्श। थैंक यू मैम।